हेलो दोस्तों, कुंदन इंडियन रेलवे चैनल में आप लोग को स्वागत है। तो आज बात करेंगे दोस्तों कि आप लोग का सीरीज स्टार्ट था यूट्यूब पे, जो कि एनसीईआरटी क्लास का 10th एनसीईआरटी। तो आप लोग का आज फिर क्लास लिया जाएगा। तो आप लोग जो भी स्टूडेंट नहीं पता होगा, मैं बता दूं कि मैं ग्रुप डी में सिलेक्टेड हूँ 2019 वाला में। तो अभी सीरीज स्टार्ट किया हुआ है एनसीईआरटी बुक का। आप लोग का बहुत सारे कॉमेंट था दोस्तों, तो इसी कारण मैं आज फिर ये चैप्टर नंबर आप लोग का आज पढ़ाने वाला हूँ, जो कि आप लोग को पीरियोडिक टेबल है उसका पूरा आज क्लास ख़त्म करेंगे। तो आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिएगा। और जो भी स्टूडेंट अभी तक वीडियो मेरा नहीं देखे होंगे, वो साइंस का बनाए थे, जो कि पूरा आप लोग को कैसे साइंस पढ़ना है, कौन सा बुक पढ़ना है, पूरा स्ट्रेटेजी के बारे में बताए थे। तो आप लोग जाके ज़रूर देख लीजिएगा। उसका 16,000 प्लस व्यूज गया। आप लोग अच्छा से प्यार और सपोर्ट दिए थे, तो अच्छा लगता है दोस्तों इस तरह का आप लोग व्यूज देते हैं, कमेंट करते हैं। तो हम और वीडियो बनाने का मोटिवेट होते हैं, ताकि आप लोग को भी अच्छा लगे। और मैं टाइम ज़्यादा नहीं रहने के कारण इसी कारण वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो आज फिर से आप लोग को बहुत सारे कमेंट होने के बाद फिर मैं आज वीडियो बनाना चाहता हूँ, क्योंकि ड्यूटी से फिर जाना, ड्यूटी से आना, फिर खाना बनाना, उसके बाद वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। उसके बाद वो भी पढ़ाई वाला बुक का वीडियो बनाना ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसी कारण आप लोग का कमेंट रहता है, प्यारा प्यारा कमेंट। तो मैं फिर से मैं आप वीडियो बनाता हूँ, फिर आप लोग को देख। उसके बाद मैं ये मैथ का रीजनिंग और जीके कैसे आप लोग को पढ़ना है, कौन सा ऑनलाइन टीचर से आप लोग को पढ़ना है, कोर्स लेना है या नहीं लेना है, तो ये सब पूरा वीडियो बनाया है। आप लोग को ये कमेंट बॉक्स में दे देंगे। नहीं तो आप लोग जैसे कुंदन इंडिया रेलवे चैनल आप लोग सर्च कीजिए यूट्यूब में, और वहाँ पे चैनल पे क्लिक कीजिए। चैनल पर क्लिक करके प्ले लिस्ट जाइएगा, आप लोग को प्ले लिस्ट बना दिया गया है। आप लोग वहाँ से जाके पूरा वीडियो आप लोग दे सकते हैं। तो ये साइंस का भी वीडियो बन गया है, मैथ रीजनिंग कैसे पढ़ना है, कौन सा ऑनलाइन टीचर से पढ़ना है, तो उस पर भी। और आप लोग बोल रहे थे ये आप लोग किताब ले लीजिए दोस्तों। बहुत सारे बोलते हैं कि मुझे पीडीएफ चाहिए। यदि आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ गूगल पे सर्च कीजिए एनसीईआरटी वेबसाइट पे जाइए, ऑफिशियल वेबसाइट है उसका। वहाँ से आप लोग का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, जो भी आप लोग को बुक का चाहिए। तो आप लोग जाके वहाँ पे आप लोग पीडीएफ ले लीजिएगा। हम लोग आपको बोलते हैं कि हमको देने के लिए, तो हम ज़्यादा टाइम के कारण, कम टाइम के कारण मैं नहीं दे पाता हूँ दोस्तों। तो आप लोग जाके वहाँ ज़रूर ले लीजिएगा पीडीएफ। तो मैं आज का वीडियो शुरू करता हूँ, जो कि पीरियोडिक टेबल पूरा होगा। और ये आईडी कार्ड आप लोग को फिर एक बार मैं दिखा दूँ, ये मोटिवेशन के लिए आप लोग का आईडी कार्ड दिखाता हूँ, ताकि आप लोग मोटिवेट हो और आप लोग भी इस आईडी कार्ड पाने के लिए जोर शोर से मेहनत करें। और अभी 2024 में एक सीट आप लोग को पक्का करना चाहिए। आप नींद त्यागें या कुछ भी त्यागें, आप लोग के 24 में एक सीट यदि आप नहीं ले पाएँ, फिर आप कब वैकेंसी आए कोई गारंटी नहीं, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है। इलेक्शन के समय ही ज़्यादा वैकेंसी रहता है। आप लोग एक सीट पक्का लीजिए, चाहे आप ग्रुप डी में लीजिए या एनटीपीसी में लीजिए, आरपीएफ में लीजिए, टेक्नीशियन में लीजिए, एलपी में लीजिए। बहुत सारे वैकेंसी आप लोग को एक बार पढ़ना रहता है। जरूर दोस्तों, आप जैसे भी पढ़िए, एक बार पढ़ना रहता है। आप लोग एक बार मेहनत कीजिएगा, सारा एग्जाम निकलेगा, नहीं तो देख लीजिएगा। तो आप लोग एक बार ज़रूर मेहनत कीजिए और एक सीट 2024 में पक्का कीजिए, एकदम फिक्स। तो चलते हैं, आप लोग को किताब पढ़ाते हैं ऑनलाइन। आप लोग लास्ट तक वीडियो बने रहिएगा। जो भी मैं बता दूं, कोई भी मैं टीचर नहीं हूं, मैं एक सिलेक्टेड स्टूडेंट हूं। मैं जिस तरह पढ़ा आप लोग को बताऊंगा। अब पूरा मैं ये नहीं एक एक लाइन बताऊंगा, जो इम्पोर्टेंट होगा वही मैं बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो के पूरा अंत तक बने रहिएगा। और कहीं भी मुझसे गलती हो तो आप क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि मैं भी कोई टीचर नहीं है, या टीचर भी होता है उससे भी गलती होता है। मैं जिस तरह पढ़ा आप लोगों को बताऊँगा, जहाँ भी गलती हो आप लोग क्षमा कर दीजिएगा। चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज यही है एनसीईआरटी सीरीज का। आप लोग को जो भी स्टूडेंट नहीं देखेंगे, आप लोग को बता ही दिए कि ये रिएक्शन का पूरा चैप्टर ख़त्म कर दिए हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो, 2 वीडियो बना चुका है एनसीईआरटी का। आप लोग ज़रूर जाके देखिए, उसमें अच्छे से समझ आएगा। तो आप लोग आज पीरियोडिक टेबल पूरा ख़त्म करेंगे, जो कि एनसीईआरटी का ये चैप्टर नंबर 5 है, अध्याय 5 है, तत्वों का आवर्त के वर्गीकरण। तो आप लोग को पूरा पीरियोडिक टेबल आज खत्म होने वाला है, क्योंकि एग्जाम में पीरियोडिक टेबल से हर कोई भी एग्जाम में कम से कम 3 4 5 क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप लोग को इधर से उधर से घुमा के पीरियोडिक टेबल में पूछ लिया जाता है। तो आप लोग को पूरा एनसीईआरटी आज बताने वाला हूँ कि एनसीईआरटी किस तरह का पीरियोडिक टेबल आप लोग को बताया है। तो आप लोग बहुत सारे कमेंट करते हैं कि मुझे पीडीएफ चाहिए। तो पीडीएफ दोस्तों 100 रुपया करके आप पीडीएफ मत लीजिए, क्योंकि पीडीएफ से आप लोग को ज़्यादा याद नहीं रहता। बुक में आप यदि लीजिएगा, उसको हाईलाइटर करके पढ़िएगा, तो वो चीज़ आपको दिमाग में हमेशा याद रहता है। किस पेज में, किस चैप्टर में, किस लाइन कहाँ पे है, ये हमेशा आप लोग को याद माइंड में रहेगा। तो आप लोग में एग्जाम में जाइएगा तो कोई भी कंफ्यूज नहीं रहता और आप लोग को याद रहता है। इसी कारण 100 रुपया के करके आप कारण थी मत कीजिए। आप लोग बुक ले लीजिए, बुक से ज़्यादा फायदा होता है, आप लोग को ज़्यादा दिमाग में रहता है।
फिर भी आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो आप गूगल पे सर्च कीजिए एनसीईआरटी का ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। आप लोग ज़रूर वहाँ जाके लीजिए और आप लोग वीडियो जाके ज़रूर देख लीजिए। आज आप लोग को बता दूँ, देखिए 11 बज के कितना मिनट 23 मिनट हो रहा है रात में, तो रात में वीडियो बना रहा हूँ आप लोग के कारण कि आप लोग बहुत सारे कमेंट करते हैं प्यारा प्यारा, तो हम लोग आप लोग के कमेंट के देख के मुझे रहा नहीं जाता, आप लोग को वीडियो बना देते हैं। आप लोग अच्छे से देखिए पूरा वीडियो और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि मेरा भी मोटिवेट। पार्ट 1 का तो ठीक गया था व्यूज, कम से कम 2500 प्लस व्यूज गया। पार्ट 2 वाला जो एनसीईआरटी सीरीज बनाए थे वो नहीं गया। तो ये पीरियोडिक टेबल पूरा अच्छा से आप लोग को समझना है, एक एक लाइन समझना, क्योंकि इससे हर इंपॉर्टेंट आप लोग को जहाँ भी ट्रिक होगा मैं ट्रिक से बताऊँगा, जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा आप लोग को बताऊँगा। ये एनसीईआरटी ही पूरा फॉलो करता है, आप लोग को एक एक वर्ड आप लोग को याद रखना है, एक एक लाइन। तो आप लोग को स्टार्ट करते हैं, जो कि देख लूँगी जो भी इम्पोर्टेंट लाइन होगा मैं वही बताऊंगा, आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना। तो तत्व क्या होता है, तत्व क्या होता है, हमने यह सीखा कि तत्व एक ही प्रकार के होते हैं। आप लोग पढ़े होंगे, नहीं तो आप लोग बेसिक एक बार ज़रूर कीजिए, क्लियर कर लीजिएगा, तभी आप लोग को ये पीरियोडिक बुक समझ आएगा। तो आप लोग बेसिक कर लीजिए कोई भी टीचर से, और आप बोलते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ने से हो जाएगा, तो आप ये नहीं बोलते हैं कि दूसरा बुक पढ़िए, दूसरा बुक मत पढ़िए, दूसरा बुक भी पढ़िए, लेकिन आप लोग को सबसे पहले ये आप लोग कम टाइम है, क्योंकि एग्ज़ाम जल्दी जून जैसे इलेक्शन खत्म होगा, रिजल्ट आएगा, उसके बाद एग्ज़ाम जल्द से जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। जून जुलाई से फटाक दोबारा एग्ज़ाम लेने स्टार्ट, लेकिन आपके पास कम टाइम, इसी कारण मैं बोलता हूँ कि 9th 10th पहले एनसीईआरटी ख़त्म कीजिए। उसके बाद आप लोग को एसके झा हो गया, खान सर हो गया, जिसका भी आप लोग को बुक अच्छा लगता है, टाइम बचता है, आप लोग फुल पढ़िए। ये नहीं होता है किताब किसी का पढ़ने से नंबर नहीं आए, कुछ ज़रूर नॉलेज मिलता है, तो आप लोग पढ़िए। लेकिन आप लोग को टाइम यदि अभी कम है तो पहले ये सब बुक ख़त्म कीजिए। तो चलते हैं आप टॉपिक पे। तो क्या होता है, तत्व एक ही प्रकार का परमाणुओं से बने होते हैं, तो आप लोग को ये याद रखना है। उसके बाद देख रहे हैं कि आप तत्वों का पता चल चुका है क्या, आज तक कितने तत्व का पता चल चुका है आप लोग को बताया गया है। तो ये एनसीईआरटी में 118 तत्व लिखा है, तो आप लोग को पूरा याद रखना है कि कितने तत्व, 118 तत्व हैं। नहीं, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और उसके क्या होता है, जानकारी है। इन सभी तत्वों के क्या होता है, इन सभी तत्वों के गुण भिन्न भिन्न, क्या होता है, इन सभी तत्वों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। इनमें से 94 तत्व, जो कि 118 में से 94 तत्व क्या प्रकृति में, ये पूरा डाटा आप लोग को याद रखना है, फिक्स 94, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता ही आप लोग कंफ्यूज होकर 94 और ये 92 में कंफ्यूज रहते हैं। तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होता है, नहीं होना है। एनसीईआरटी में 94 दिया है, तो आप लोगों को आँख मूंद के 94 मार के आना है। तो आप लोग को यही सब फिक्स रहता है, आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, और अच्छे से नंबर आप लोग को उठाना ये सब पॉइंट में। चलिए, तो आप इस सब लाइन में छोड़ता हूँ, क्योंकि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं, जो भी इम्पोर्टेंट होगा वही मैं आप बोले थे बताऊँगा। तो चलिए, उसके बाद सबसे पहले ज्ञात तत्वों को धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया गया है। जो भी ज्ञात तत्व आया था उसको क्या किया, धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया गया। जैसे जैसे तत्वों एवं उनके गुणधर्मों के बारे में हमारा ज्ञान बढ़ता गया, वैसे वैसे उनको वर्गीकृत करने का प्रयास किया गया। तो वर्गीकृत कैसे किया गया है, देख रहे होंगे कि सबसे पहले क्या गया था, डेवोनियर का त्रिक नियम, आप लोग पढ़े होंगे डेवोनियर का त्रिक नियम। तो त्रिक नियम क्या, आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा, नहीं तो मैं बता रहा हूँ। देख रहे होंगे कि डेवोनियर का त्रिक नियम कब आया था, 1817 में। ये कहाँ का वैज्ञानिक था, ये भी पूछ लिया जाता है, तो आप लोग को याद रखना है। ये जर्मन का रासायनिक वुल्फगांग डेवोनियर, इसका पूरा नाम क्या है, वुल्फगांग डेवोनियर था। तो उसके समान ये क्या क्या था, डेवोनियर का त्रिक नियम, ये समान गुण धर्म वाले तत्वों को समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। इन्होंने तीन तत्व वाले कुछ समूह को क्या किया था, चुना एवं उन्हें समूह को त्रिक कहा। ये क्या डेवोनियर ने समूह को त्रिक कहा। डेवोनियर ने बताया कि त्रिक के 3 तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में, क्या परमाणु द्रव्यमान का आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व, जो भी बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान, इन 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। जैसे लिथियम और ये क्या लिथियम और कैल्शियम, लिथियम और पोटेशियम, जो कि ये दोनों का द्रव्यमान होगा, ये बीच वाला जो द्रव्यमान होगा वो बीच वाले तत्व के परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के लगभग औसत होता है, यानी एवरेज होता है। तो ये लिथियम का द्रव्यमान और ये पोटेशियम का द्रव्यमान, जो कि सोडियम के क्या होगा, बीच वाले जो सोडियम का उसका एवरेज होता है।
ये बताया जाता है। उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए, जैसे लिथियम, सोडियम एवं पोटेशियम। पोटेशियम वाले त्रिक पर ध्यान दीजिए जिनके परमाणु द्रव्यमान कितना है। ये लिथियम का 6.9 लेता है लगभग में, और सोडियम का 23 लेता है, और ये पोटेशियम का कितना लेता है, 39। अब ये दोनों का जोड़ दीजिएगा, 39 और 6 तो कितना होता है, 39 और 6 45, यानी 46 का लगभग हुआ, 46 का लगभग। ये औसत को भाग दीजिएगा 2 से तो क्या होगा, 23, तो 23 के बराबर ये होता है बीच वाला। इसी कारण बोला था सोडियम का द्रव्यमान कितना होता है, 23। तो यही डेवोनियर का त्रिक नियम था। तो आप लोग को ये याद रखना है, पूछता है क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल से, तो आप लोग याद रखना है। ये शॉर्ट में मैं लिख दिया हूँ याद करने के लिए। डेवोनियर का 1817, न्यूलैंड्स का कितना था, 1856, न्यूलैंड का 1856, उसके बाद मेनलिव का 1869 और मोसले का 1913। ये शॉर्ट में मैं यहाँ लिख दिया था। तो समूह एक तत्व ये बताया गया है द्रव्यमान के अनुसार, जो आप लोग को बताया है, जो एवरेज आता है। तो आप लोग को इसी तरह आप लोग को देख लेना है, एक बार ये देख लीजिएगा, ये एवरेज का ये त्रिक नियम पर लागू हो जाता है। तो आप देखेंगे समूह बी में, जैसे समूह बी में ये बताया गया है, समूह बी में तथा समूह सी में डेवोनियर त्रिक बनाते हैं। समूह बी और समूह सी क्या क्या है, डेवोनियर त्रिक बनाते हैं। डेवोनियर उस समय तक ज्ञात तत्वों केवल 3 त्रिक ही ज्ञात कर सके थे। क्या बोले, कितने त्रिक, तो 3 त्रिक ही ज्ञात किए करते। इसके त्रिक में वर्गीकृत करने की यह पद्धति सफल नहीं रहा, ये जो कि पूरा सफल नहीं हुआ, ये कुछ ही तत्वों तक सफल रहा। तो इसी कारण ये फिर क्या बोला गया है कि ये इसका पूछ लेगा, जो डेवोनियर 1780 से 1894 कुछ इसका पूरा डिटेल दिया गया है। जोहान वुल्फ्गांग डेवोनियर ने जर्मनी के म्यूसनबर्ग में औषधि विज्ञान की पढ़ाई की और उसके बाद स्ट्रेसबर्ग में रसायन शास्त्र का अध्ययन किया। फिर वे जेना विश्वविद्यालय में रासायनिक एवं औषधि विज्ञान के प्रोफेसर बन गए। उन्होंने ही सबसे पहले प्लेटिनियम को उत्प्रेरक के रूप में पहचाना था तथा समान तरीके की खोज की, जिससे तत्व की आवर्सानी के विकास हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये देखिए 2018 में पूछा भी गया था, 2022 में ये पूछा भी गया था, कौन सा विश्वविद्यालय में, तो जैना विश्वविद्यालय में। तो इसी कारण मैं लिख दिया हूँ यार। तो इसी तरह ना आप लोग बुक लेके आप लोग को लिखना है, ताकि आप लोग को दिमाग में रहे। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट है कि डेवोनियर ने सबसे पहले किसका उत्प्रेरक के रूप में पहचान किया था, तो प्लेटिनियम को उत्प्रेरक के रूप में पहचान किया था। आप लोग को ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब जैसे मैं ट्रिक बनाया था, ये देख रहे हैं, आप लोग को याद नहीं होता होगा तो मैं बता दूं। जैसे डेवोनियर का त्रिक नियम था, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है तीनों के बारे में। तो देख रहे हो, लिथियम, सोडियम और ये पोटेशियम और कैल्शियम, उसके बाद स्ट्रोटियम और ये क्या हो गया, बेरिलियम, और ये क्लोरीन, ये बेरियम, ब्रोमीन और ये आयोडीन। तो ये इसका ट्रिक में क्या बनाया था, देख रहा हूँ कि ली से ली, ना से ना, कैसे का, लीना के सरबा, कैसे कैल्शियम, सर से सर, और बा से बा, केसरबा, CL से चल, PR से ब्रो, आई से आयोडीन लाने। आप देख रहे होंगे ये ट्रिक में एक बार बताऊँ, लीना के केसर बा चल ब्रो आयोडीन लाने। तो आप लोग ये याद कर लीजिएगा, ये ट्रिक में बनाया था। आप यदि आप लोग को ऐसे याद है तो आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं। ये बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। लिथियम पूछ लेगा, लिथियम और पोटेशियम के बीच कौन सा तत्व है, तो सोडियम रहता है। उसके बाद पूछ लेगा कैल्शियम और ये बेरिलियम का बीच में कौन सा तत्व है, तो यह है स्ट्रोनियम तत्व है। तो सॉरी दोस्तों, ये बेरियम है। क्या है ये, BA से बेरियम है। BA से क्या आप लोग को बता दूं, ये बेरियम है। तो आप लोग को पूछ लेगा कि ये कैल्शियम और बेरियम के बीच क्या है, तो ये स्ट्रोटियम है। उसके बाद आप लोग को पूछ रहा है क्लोरीन आयोडीन के बीच में क्या है, तो ब्रोमीन है। तो इस तरह आप लोग को याद कर लेना है, नहीं तो आप लोग को ये कंफ्यूज होगा। तो इसी कारण मैं ट्रिक बनाया था। तो चलते हैं, आप ये इम्पोर्टेंट ये ख़त्म हुआ डेवोनियर का त्रिक नियर। तो आप लोग को ये इंपॉर्टेंट जितना भी पॉइंट होगा आप लोग को पॉइंट कर लेना है। उसके बाद चलते हैं न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत क्या था, तो डेवोनियर के प्रयासों ने दूसरे रसायनों को तत्वों के गुणधर्म को उनके परमाणु द्रव्यमान के साथ संबंध स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया। सन 1866 में अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड्स ने ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही, क्या पूछेगा कैसे, तो आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व हाइड्रोजन से आरंभ किया। पूछेगा किससे आरंभ किया था न्यूलैंड्स ने,
तो हाइड्रोजन से आरंभ किया तथा 56वें तत्व थोरियम पर इसे समाप्त किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए पूछा भी था 2018 19 22 21 में। तो आप लोग को ये याद रखना है कि ये क्या क्या था पूछेगा, न्यूलैंड्स ने कहाँ से स्टार्ट, कौन सा तत्व से स्टार्ट किया था, हाइड्रोजन से स्टार्ट किया था। और 56वें तत्व बोलेगा, 56वां तत्व कौन है, थोरियम है। तो याद रखना है कि थोरियम पर ये समाप्त किया। उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के बराबर होता है। तो प्रत्येक 8वें तत्व का पहले तत्व क्या होता है, गुणधर्म के समान होता है या बराबर होता है। तो इसी कारण ये न्यूलैंड का अष्टक नियम था। तो उनके उसकी तुलना में संगीत के अष्टक से की, और इसलिए उन्होंने ये अष्टक सिद्धांत कहा। इसे न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। न्यूलैंड के अष्टक में लिथियम एवं सोडियम के गुणधर्म समान थे। जैसे क्या होगा, लिथियम और सोडियम के गुणधर्म क्या थे, समान थे। इसलिए सोडियम और लिथियम के बाद 8वां तत्व है। इसलिए क्या है, सोडियम जो है लिथियम के बाद, जैसे लिथियम के बाद कितना गिनिएगा तो क्या है, सोडियम, ये 8वां तत्व है। इसी कारण ये अष्टक नियम दिया गया है। इसी गुणधर्म इसका समान है, इसी कारण। उसके बाद ये पूछ लेता है, ये क्वेश्चन यहाँ आप लोग को याद रखना है कि न्यूलैंड के अनुसार लिथियम के बाद 8वां तत्व कौन सा है, तो ये सोडियम है। उसके बाद पूछ लेगा बेरिलियम एवं मैग्नीशियम में अधिक समानता है। इसी कारण पूछ लेगा कि बेरिलियम और मैग्नीशियम में, ये ऑप्शन दे देगा कि दोनों में से कौन सा नियम लागू करता है। तो अष्टक नियम ये क्या होगा, बेरिलियम के साथ बोलेगा किसका नियम लागू करता है, तो मैग्नीशियम, या मैग्नीशियम के साथ पूछ लेगा तो बेरिलियम का। तो इसलिए अधिक समानता क्या है। न्यूलैंड का अष्टक के मूल रूप एक भाग सारणी में दिया गया है, जो कि न्यूलैंड का अष्टक, ये अष्टक सिद्धांत था। देख रहे होंगे पूरा, आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि थोड़ा जल्दी पढ़ा दूँ, रात भी हो रहा है ज़्यादा। तो इसका ये भी तो आप लोग जानते ही होंगे, संगीत के सुरों से परिचित था, सा रे गा मा पा धा नी से, जो कि अष्टक नियम पे था। उसके बाद चलते हैं, मैं आप लोग इसको रोक के देख लीजिएगा, मैं आगे बढ़ाता हूँ कि अष्टक का सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू रहा। पूछता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप पूछ लेगा कि न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत कहाँ तक लागू, कौन सा तत्व तक लागू हुआ। तो उसके पूछो आप लोग को यह बताना है कि कैल्शियम तक लागू हुआ। उसके बाद कैल्शियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व से नहीं मिलता था। न्यूलैंड्स ने कल्पना की प्रकृति में केवल 56 तत्व। उसने बताया कि लगता है कि 56 तत्व ही विद्यमान है, तब भविष्य में कोई अन्य तत्व नहीं मिलेगा। पूछ लेता है कि किसने बोला था कि भविष्य में कोई अन्य तत्व नहीं मिलेगा। तो ये कि किसने कहा था, न्यूलैंड्स ने कहा था। लेकिन बाद में कई नए तत्व पाए गए, जो कि आप मालूम ही होगा। गुणधर्म अष्टक सिद्धांत के मेल नहीं खाते थे, तो उसके बाद न्यूलैंड ने 2 तत्वों को एक साथ रख दिया, कुछ असमान तत्वों को एक साथ रख दिया गया। जिससे एग्जाम्पल में पूछ लेगा कि कुछ असमान तत्वों को एक साथ रख दिया गया, कौन सा तत्व था। तो जैसे वो तत्व था, ध्यान दीजिए, कोबाल्ट, जो कि कोबाल्ट है, कोबाल्ट तथा निकेल एक साथ रखा गया। पूछ लेता है कोबाल्ट के साथ किसके रखा गया, निकेल के साथ किसके रखा गया। तो आप लोग को पूछना है, कोबाल्ट के साथ यदि पूछा तो निकेल को रखा, निकेल के साथ पूछा तो कोबाल्ट को रखा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग को याद रखना है कोबाल्ट के साथ किसे रखा गया, निकेल को। एवं क्लोरीन एवं ब्रोमीन, क्लोरीन के साथ किसे रखा गया, ब्रोमीन को। एक साथ में, इन एक साथ ही स्तंभ में रखा गया, जिसमें क्लोरीन एवं ब्रोमीन है। फ्लोरीन क्या है, जिसमें क्या है, क्लोरीन एवं ब्रोमीन। यद्यपि उनके गुणधर्म इन दोनों तत्वों में भिन्न है। आयरन को कोबाल्ट एवं निकेल से दूर रखा गया। पूछेगा आयरन को किससे दूर रखा गया, तो कोबाल्ट और निकेल से दूर रखा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है पॉइंट पूछता है ये। आयरन को पूछेगा किससे रखा गया, कोबाल्ट और निकेल से। यहीं से डायरेक्ट उठा क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, जैसे मैं भी लिख भी दिया हूँ। तो इसलिए कारण मैं लिख देता कि आप लोग को भी कंफ्यूज ना हो, रखा गया। जबकि उनके गुणधर्म में क्या था, उनके गुणधर्म में समानता होती है। इस प्रकार न्यूलैंड अष्टक सिद्धांत केवल हल्के तत्वों के लिए ही ठीक से लागू हो पाए। यहाँ भी पूछ लेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि न्यूलैंड का तत्व भारी तत्वों तक लागू हो पाया कि हल्के तत्व के लिए। न्यूलैंड केवल हल्के तत्व, साफ लिखा गया है। तो आप लोग साफ आंसर मारना, नहीं तो फंस गए, तो फिर फंस गए। नोबेल गैसों की खोज के पश्चात अष्टक सिद्धांत क्या हो गया, ये अप्रासंगिक हो गया, यानी आप लोग खत्म हो गया। नोबेल गैस की खोज के पश्चात ये नहीं लागू हो पाया। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। जैसे क्वेश्चन था, किसके अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तो ये क्या था ऑप्शन, डोवर्नियर का त्रिक, या मेंडलीव का आवर्त सारणी, या मेंडलीव। तो ये मेंडलीव का आवर्त सारणी में था।
उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आ गया मेंडलीव की आवर्त सारणी। आवर्त सारणी का आविष्कारक किया था मेंडलीव था। पूछ लेता है क्वेश्चन कभी कभी, यदि आप लोग पीरियोडिक टेबल का पूछ लेगा सारणी का आविष्कारक जो कि आवर्त सारणी, आवर्त सारणी का आविष्कारक कौन था? मेंडलीव था। ल्यूइन के अष्टक सिद्धांत के आविष्कार होने के बाद भी कई वैज्ञानिक ने ऐसे प्रतिरूप खोज की जारी रखा जो कि तत्वों के वर्गीकरण के मुख्य श्रेय रूसी वैज्ञानिक डेमित्री इवानोविच मेंडलीव को। पूछ लेता है कभी कभी, फुल नेम दे देगा, कन्फ्यूज मत होइएगा कि एनसीईआरटी में इसका फुल नेम दिया गया है। तो आप लोग को ये एनसीईआरटी पढ़ने से यह फायदा होगा कि डेमित्री इवानोविच मेंडलीव को जाता है। तत्वों के आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में उनका प्रमुख योगदान रहा। उन्होंने अपनी सारणी में तत्वों को उनके मूल गुणधर्म, बोले उनके तत्वों क्या मूल गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्मों में समानता के आधार पर व्यवस्थित किया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया था 2018 में, 2022 में पूछा गया था कि किस तरह रखा गया था। तत्वों को कैसा रखा गया? उनके गुणधर्म, उनके परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्म समानता को व्यवस्थित किया। अब चलते हैं मेंडलीव के बारे में। मेंडलीव के बारे में क्या क्या बोला गया देखिए। ये मेंडलीव के बारे में बोला गया है, ये कब से कब काम किया? 1834 से 1907 तक रहा। ये मेंडलीव का जन्म पूछ लेगा कि कब हुआ था, तो 1834 में हुआ। यदि कहीं भी सभी क्वेश्चन पूछ सकता है एनसीईआरटी क्वेश्चन, ये उसका ख़त्म हो जाने के कारण। तो इसका जन्म आप लोग याद रख लीजिएगा, 1834 में हुआ था। उसके बाद ये क्या का सारणी कहा जाता है? आवर्त सारणी रसायन में एकमेव सिद्धांत साबित हुआ। पूछ लेगा कैसा सिद्धांत साबित हुआ, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग को ये क्वेश्चन ज़्यादातर कहीं नहीं मिलेगा, तो आप लोग याद रखिएगा। आवर्त सारणी में रसायन में एकमेव सिद्धांत साबित हुआ। इसमें नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरणा मिली। पूछेगा किसमें नए तत्व की खोज की प्रेरणा मिली, तो मेंडलीव ने लिया था। किस सिद्धांत पे? एकमेव सिद्धांत पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। यहीं से क्वेश्चन फंसा देता है। जब मेंडलीव ने अपना कार्य, पूछता है कहाँ से क्वेश्चन पूछा, या आउट ऑफ सिलेबस था? आउट ऑफ सिलेबस नहीं रहता है, एनसीईआरटी से पूछा रहता है दोस्तों। जब मेंडलीव ने अपना कार्य आरंभ किया तो तत्व कितने था? 63 तत्व, याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तत्वों के परमाणु द्रव्यों उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों के बीच संबंधों में रखा गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा परमाणु द्रव्यों उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों के बीच संबंधों में रखा है। जैसे मेंडलीव की आवर्त सारणी कब जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुआ? तो 1872 में हुआ। बट तत्व का सर्वप्रथम वर्गीकरण 1869 में हुआ, जबकि जर्मन पत्रिका में यानी पेपर में कब प्रकाशित हुआ? तो 1872 में। ये देखिए 2022 में पूछा था, लिख दिया था मैं। अब क्वेश्चन समझिएगा, यही सब क्वेश्चन आप लोगों को समझना है। तत्वों का सर्वप्रथम वर्गीकरण कब? 1869 में। यही सब गलती करता है। तो उसके बाद चलते हैं, रासायनिक गुणधर्मों के मध्य मेंडलीव के किन तत्वों के साथ मिलकर बने यौगिक पर ध्यान केंद्रित किया गया? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। आप लोग पढ़े ना, अभी आगे चलते हैं। एक वीडियो में ख़त्म करने में पूरा लंबा वीडियो हो जाएगा दोस्तों। अब देखते हैं क्या करते हैं, फास्ट पढ़ाते हैं थोड़ा। रासायनिक गुणधर्मों अंदर मेंडलीव के तत्वों को ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिक पर अपना ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने ऑक्सीजन व हाइड्रोजन इसलिए चुनाव किया कि क्योंकि अत्यंत सक्रिय हैं तथा अधिकांश तत्वों के साथ यौगिक बनाते हैं। तत्व से बनने वाले हाइड्रोजन एवं ऑक्साइड के शुद्ध तत्वों के वर्गीकरण मूलभूत गुणधर्म माना गया। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है, आप लोग को याद रखना है कि मेंडलीव जो कि था रासायनिक गुणधर्मों अंदर मेंडलीव ने तत्वों के ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिक पर अपना ध्यान केंद्रित किया था। पूछ लेगा किसके साथ किया था? मेंडलीव ने ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के बीच ये क्या संबंध स्थापित किया था। उसके बाद चलते हैं नीचे। एवं उनके परमाणु द्रव्यमान का आरोही क्रम में ये तत्व व्यवस्थित हो गया। यह भी देखा गया कि भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म वाले विभिन्न तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद फिर आ जाते हैं। इसी आधार पे मेंडलीव ने आवर्त सारणी बनाई, जिसका सिद्धांत तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद ही करना है। आवर्त सारणी मेंडलीव ने बनाया, ये भी याद रखना है। उसके बाद आवर्त फलन होता है किसके आधार पर? मेंडलीव सारणी बनाई, जिसका सिद्धांत तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में उदर स्तंभ को पूछा किसने बोला था उदर स्तंभ को? जैसे मेंडलीव की आवर्त सारणी में उदर स्तंभ को ग्रुप बोला जाता है, जैसे समूह बोलते हैं, तथा क्षैतिज पंक्तियों को पीरियड यानी आवर्त कहते हैं।
जैसे इंग्लिश में आप लोग को याद रहा, चारों स्तंभ को समूह बोला जाता है, 36 पंक्तियों को आवर्त बोलते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट में, फटाफट आप लोग ये देख लीजिएगा पूरा। नेक्स्ट में चलते हैं। मेंडलीव की आवासानी में 1872 में जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुआ। देखें क्वेश्चन डायरेक्ट यहीं से पूछता है। आप लोगों को पिछला बार में मैं दिखाया था, अभी कुछ लिखा था कि ये जर्मन पत्रिका में कब प्रकाशित हुआ, तो 1872 में। लेकिन मेंडलीव ने कब शुरुआत किया था, 1869 में ही। तो इसी कारण ये यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, तो देखो पॉइंट वो कवर करता है। तो इसी कारण आप लोग को बोलते हैं एनसीईआरटी पढ़ें। आप लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि लुसेंट से होगा कि नहीं होगा, इसका बुक पढ़ें या नहीं पढ़ें। सबका बुक पढ़िए, हम ये नहीं बोलते हैं किसी का बुक पढ़ने से कोई घाटे नहीं होता, उसमें कुछ न कुछ आपको सीखने ही मिलेगा। बट आप लोग पहले ये कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद पढ़िए। सिस्प ऑक्साइड तथा हाइड्राइड के सूत्र में अंग्रेजी अक्षर आर समूह किसी भी तत्व दर्शाता है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, चलिए छोड़िए। यदि पूछ सकता है तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये रेलवे का कोई भरोसा नहीं है। तो आप लोग ये इम्पोर्टेंट पढ़ लीजिएगा। तो उसके बाद क्या है, ये मेंडलीव की सारणी में अधिक द्रव्यमान वाले तत्व को कभी कभी कम द्रव्यमान वाले तत्व से पहले रखना पड़ा। क्रम इसलिए उलटना पड़ा ताकि समान गुण वाले तत्वों के, उदाहरण के लिए कोबाल्ट परमाणु द्रव्यमान सारणी में निकेल, जैसे कोबाल्ट उदाहरण के लिए कोबाल्ट परमाणु द्रव्यमान कितना 58.9, सारणी निकेल परमाणु द्रव्यमान कितना 58-57 से पहले रखा गया। ये जरूरी नहीं है कि आप लोग को ये द्रव्यमान के अनुसार रखा है, द्रव्यमान के अनुसार ये नहीं रखा, ये पहले और बाद में भी रख दिया गया है। तो द्रव्यमान वाले तत्व कभी कभी कम द्रव्यमान वाले तत्व पहले रखना पड़ा, इसी कारण ये रखा गया। से सारणी में इतना देख के ढूंढ सकते हैं, इसलिए तो मैंने यहाँ सारणी में कुछ रिक्त स्थान को छोड़ दिया। पूछेगा किसने रिक्त स्थान को छोड़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए पूछा भी गया था 2018-22 में भी पूछा गया था, जिससे बाद में तालिका में जगह दिया गया। तो ये सब क्वेश्चन था कि किसने रिक्त स्थान को छोड़ा गया, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये किसने, मेंडलीव ने छोड़ा था। ऐसे तत्व का अस्तित्व का अनुमान किया गया, उस तत्व तक ज्ञात नहीं थे इनका नामकरण उन्होंने उसी समूह में इससे पहले आने वाले तत्व के नाम पे एका संस्कृत में उपसर्ग लगाकर किया गया, जिससे बाद में ज्ञात हो गए एस्केडियम। एका को क्या बोला, एस्केडियम, गैलियम और जर्मनियम, ये 3 गो क्या हुआ था, एस्केडियम, गैलियम, जर्मनियम। बहुत इंपॉर्टेंट, ये 3 तत्व खोजा गया था मेंडलीव के आवर्सानी में लास्ट में। तो पूछे कि कौन कौन सा तत्व, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिए, एस्केडियम, गैलियम, जर्मनियम। उसके बाद क्या गया था, वे गुणधर्म पर क्रमशः एका बोरोन, एका एल्युमिनियम तथा एका सिलिकॉन के समान थे। किसके समान थे बोल देगा, एका बोरोन किसके साथ था, एस्केडियम जो था एका बोरोन के साथ, गैलियम था एका एल्युमिनियम के साथ, और जर्मनियम था एका सिलिकॉन के समान थे। इसलिए मानते एका एल्युमिनियम तथा बाद में ज्ञात गैलियम के गुणधर्म को इतना में दर्शाया गया। ये जैसे एका एल्युमिनियम को और गैलियम को लिखा गया इस तरह का रूप में, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो उसके बाद चलते हैं फटाफट दोस्तों मेंडलीव की आवर्सानी में। जैसे कि आप लोग उनके इस सिद्धांत की अवधारणा सृजक माने उत्कृष्ट गैसों जैसे हीलियम, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, ये पहले भी कई संदर्भ में उल्लेख किया गया है। इन गैसों का पता देर से चला क्योंकि ये अक्रिय है तथा वायुमंडल में इनकी मात्रा बहुत कम है। क्या है, ये अक्रिय गैस है जिसका वायुमंडल में क्या है, ये मात्रा बहुत कम है। मेंडलीव की आवर्सानी में की गई एक विशेषता यह भी थी कि जब इन गैसों का पता चला तब पिछली व्यवस्था को छेड़े बिना ही इन्हें नए समूह में रखा गया, यानी खाली स्थान ये छोड़ा गया था मेंडलीव, तब ये संभव हो गया। ये क्या भी उसका पिछली अवस्था को छेड़े बिना ही समूह में रख दिया, क्योंकि ये खाली जगह रखा था। उसके बाद मेंडलीव ने क्या किया था, मेंडलीव के वर्गीकरण की सीमा है। हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4 धातुओं से मिलता है। 4 धातुओं की भांति हाइड्रोजन भी है, हेलोजन, ऑक्सीजन एवं सल्फर के साथ एक जैसे सूत्र वाले यौगिक में क्या करते हैं। तो ये क्या किया था, हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के धातु में भांति हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के साथ सूत्र में करते हैं। 4 धातुओं की भांति कार्य करता है। इसी कारण जैसे आप लोग को दिखाया कि बनाते हैं, जैसे उदाहरण के दिखाया गया। दूसरी ओर हेलोजन की भांति हाइड्रोजन भी द्विपरमाणुक अणु के रूप में पाई जाती है। धातुओं एवं अधातुओं के साथ सहसंयोजक यौगिक बनाती है। बोलेगा किसके सहसंयोजक यौगिक बनाती है, धातु और धातु के भी। उसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं। निश्चित रूप से आवर्त सारणी में हाइड्रोजन नियत स्थान नहीं दिखा जा सकता। मेंडलीव की आवर्त सारणी की पहली कमी थी, वह अपनी सारणी में हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दे पाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगी, पूछता है।
मेंडलीव ने पूछा कौन सा तत्व को सही स्थान नहीं दे पाया था, हाइड्रोजन को नहीं दे पाया था। तो आप लोग को ये पूरा याद रखना है, थोड़ा बोर्ड लगेगा एनसीईआरटी पढ़ने में, घबराना नहीं है आप लोग को, थोड़ा माइंड स्थिर करके पढ़ना है। इसी कारण बोलता हूँ आप किताब लीजिए, किताब में ही ज़्यादातर समय दीजिए। यूट्यूब में देख लीजिए, मेरा एक बार वीडियो 2 बार वीडियो देख लीजिए। यूट्यूब में जितना भी मैं हाईलाइटर किया हूँ या जितना भी चीज़ लास्ट में लिखा हूँ, ये सब चीज़ आप लोग को अपने बुक में छापना है। तो इसी कारण मैं वीडियो बनाता हूँ और जल्द में बनाता हूँ ताकि आप लोग को ज़्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो। तो हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दे पाए, ये याद रखिएगा। मेंडलीव के तत्वों के आवर्त सारणी के तैयार होने के पर्याप्त समय बाद समस्थानिक का पता चला। पूछेगा किसके, उसके समय के बाद समस्थानिक का पता चला। हम जानते हैं किसी तत्व के समस्थानिक क्या होता है, रासायनिक गुणधर्म समान होता है। ये इंपॉर्टेंट 1000 बार पूछा था। समस्थानिक का क्या होता है, ये याद रखिएगा। समस्थानिक, स्थान समान, यानी रासायनिक गुणधर्म समान होगा एवं उनके परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। समभारिक, उसका भार क्या होगा, समान होगा। समस्थानिक, उसका क्या होगा, गुणधर्म समान होगा, उसका द्रव्यमान भिन्न भिन्न होगा। उसके वर्ड से ही पता चलता है। तो ये इम्पोर्टेंट है। अब यदि बुक लिया है तो ये क्वेश्चन आंसर बनाना है तो बना लीजिएगा, मैं लिख दिया हूँ जो। व्यवस्था आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई उसके बारे में फटाफट देख लेता हूँ। आधुनिक आवर्त सारणी सन 1913 में, कब, सन 1913 में हेनरी मोजले ने, किसने बनाया था, हेनरी मोजले ने बताया कि तत्व परमाणु द्रव्यमान की तुलना में उसका परमाणु संख्या जेड, परमाणु संख्या पूछ लेता है कि बहुत बार किससे निरूपित करता था, जेड से निरूपित, अधिक आधारभूत गुणधर्म है। ये बताया था मोजले कि ये परमाणु द्रव्यमान है उसके परमाणु संख्या से अच्छा आधारभूत गुणधर्म रखता है। तदनुसार मेंडलीव की आवर्त सारणी में परिवर्तन किया गया तथा परमाणु संख्या को आधुनिक आवर्त सारणी के आधार के रूप में स्वीकार किया गया। इस आधुनिक आवर्त सारणी नियम को इस प्रकार वर्णित किया गया है, जो कि आधुनिक आवर्त सारणी बोले किसके अनुसार है, तो ये परमाणु संख्या के आधार पर है। तत्व के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। किसने बोला था, मोसले बोला था। तो आप लोग ये सब वर्ड याद रखना है, ये वर्ड देता है उठा के। आप जानते हैं परमाणु संख्या हमें परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या को पता चलता है। परमाणु संख्या किसको, परमाणु संख्या में परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉन की संख्या का पता चलता है। प्रोटॉन की संख्या कितना है इसका पता चलता है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं फटाक दो, जो भी इम्पोर्टेंट है। आधुनिक आवर्त सारणी में पढ़ लीजिएगा आप लोगों पर। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति, जो वीडियो रोके, तत्वों की स्थिति। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ है, यानी 18 ग्रुप है, समूह कहा जाता है, जो कि समूह कहा जाता है, तथा 7 क्षैतिज पंक्तियां जिसे आवर्त कहा जाता है। याद रखना आप लोग का 18 क्या है, ग्रुप है जिसको समूह बोलते हैं, 7 क्या, क्षैतिज यानी जो कि आवर्त बोलते हैं। तो समूह अथवा आवर्त में तत्वों की स्थिति इस प्रकार रखा गया है। इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद, ये है एनसीईआरटी में पीरियोडिक टेबल दिया हुआ। तो ये है आप लोग का एनसीईआरटी में पीरियोडिक टेबल दिया हुआ है। तो आप लोग को एनसीईआरटी में इसी तरह पीरियोडिक टेबल दिया है, देख लीजिए कि एनसीईआरटी में पीरियोडिक टेबल कैसा दिया है। तो ये सब तो मैं लिख दिया हूँ अपने से समझने के लिए, उस समय लिखा था, अभी नहीं लिखा हूँ। जो भी लिखा हूँ पहले ही लिखा हूँ, एक वर्ड अभी नहीं लिखा हूँ। तो आप लोग को इसी तरह मिलेगा, आप लोग को पूरा पीरियोडिक टेबल इस तरह देख लीजिए। आप लोग को तो मालूम होगा कि इसको ये 2 लाइन तक क्या एस ब्लॉक बोलते हैं, ये इस साइड को क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक बोलते हैं, ये बीच वाला क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक बोलते हैं, ये एफ ब्लॉक बोलते हैं, जो कि इसको आंतरिक संक्रमण तत्व भी बोलते हैं। याद रखिएगा, ये संक्रमण तत्व से बोलते हैं। तो आप लोग को ये चीज़ याद रखना इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग पीरियोडिक टेबल देख लीजिएगा, यहाँ भी जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं बता देता हूँ फटाफट। सबसे पहला तो इम्पोर्टेंट तत्व आप लोग को ये है कि ये आप लोग को याद रखना है कि कितने कितने इसके तत्व होते हैं। 2 होते हैं, 8 होते हैं, 8 होते हैं, 18 होते हैं, 18 होते हैं, 32 होते हैं, 32 होते हैं। उसके बाद ये आप लोग को याद रखना है। उसके बाद आप लोग को बता दूं क्या क्या चीज़ याद रखना है। और ये देख रहे होंगे पीरियोडिक टेबल में समझने में आसान होता है कौन सा धातु है। तो ये रंग जितना भी है वो ये साइड पूरा धातु है, ये जितना भी है ये बीच वाला उपधातु है, ये देख रहे होंगे। ये जितना भी, ये साइड जितना भी है ये सब वो धातु है। तो ये पीरियोडिक टेबल में इस तरह समझने में एनसीईआरटी में अच्छा आसान होता है। तो आप लोग ये समझ लीजिएगा। उसके बाद आप लोग को देखा देते हैं कि पहला धातु तत्व पूछ लेगा क्या है। पहला धातु तत्व क्या है, तो लिथियम है।
पहले धातु तत्व क्या है, लिथियम है। संक्रमण तत्व के लिए 4 ऑप्शन देता है, तो आप लोग को ये मारना है कि तत्व जिनके 2 सबसे भारी सेल अधूरे होते हैं उसी को संक्रमण तत्व बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अपूर्ण होते हैं या अधूरे होते हैं। इसलिए संक्रमण तत्व कैसे पहचाने, वह तत्व जिनके 2 सबसे भारी सेल अपूर्ण होते हैं उसी को संक्रमण तत्व कहते हैं। जैसे पूछ लेगा कि किस आवर्त के धातुओं की संख्या अधिकतम है, तो आवर्त 2 में अधिकतम है, जिसमें चार और धातु है, जैसे कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया। ये आवर्त देख रहे होंगे, ये सबसे ज़्यादा अधातु किसमें, दूसरा में है। ये कार्बन, ये अधातु हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ये क्या है, अधातु है। उसके बाद आप लोग को पूछ लेगा कि धातु को किस ओर रखा गया, धातु को किस ओर रखा गया है। धातु को किस ओर रखा गया, तो ये साइड बाईं होता है, बाईं ओर। और धातु को किस साइड, तो ये साइड दाईं होता है, तो दाईं ओर। और उप धातु को कहाँ रखा गया, तो बीच में रखा गया। अब ये क्वेश्चन पूछता है, तो आप लोग को याद रखना है कि टेढ़ी मेढ़ी रेखा, डायरेक्ट पूछेगा, नहीं तो देख लीजिएगा। टेढ़ी मेढ़ी रेखा धातुओं को और धातुओं से अलग करती है। बोलेगा कि टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसको अलग करती है, तो धातुओं से और धातुओं को। और टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसके बारे में बता गया है, तो ये बीच में टेढ़ी मेढ़ी रेखा देख लेंगे, ये तो किसको अलग करा, ये धातु हो और ये अधातु है। तो टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसको अलग करा, ये धातुओं किससे, अधातुओं से अलग करती है। तो इसलिए आप लोग को ये याद रखना है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लेंथेनाइट और एक्टेनाइट। लेंथेनाइट एक्टेनाइट में रेल में बहुत कन्फ्यूज रहता है। रेलवे 2018 में लेंथेनाइट को दिया था 58 से 71 वाली संख्या, और एक्टेनाइट को 90 से 103 वाला, लेकिन इसमें दिया है 57 से 71 वाला और 89 से 103 वाला। तो सबको कन्फ्यूज रहता है, 58 से 71 मारे, 90 से 103 मारे, या 89 से 103 मारे, या 57 से 71 मारे। तो आप लोग को जो भी ऑप्शन रहे, दोनों ऑप्शन तो नहीं रहेगा, या 58 से 71 रहेगा, या आप लोग को 57 से 71 रहेगा। तो आप लोग को ऑप्शन देख के आप लोग को मारना है। इसी कारण ये आप लोग को याद रखना है। और इसमें याद आप लोग को सबसे ज़्यादा क्या करना है, 58 वाला तत्व पूछ लेगा क्या है, 57 वाला तत्व पूछ लेगा क्या है। तो ये दोनों तत्व आप लोग को याद रखना है। जैसे 58 पूछ लेगा कि सोडियम की परमाणु संख्या कितना है, तो 58। उसके बाद आप लोग को यदि पूछ लेगा कि ये 89 और आप लोग को 89 और 90 में कन्फ्यूज है। 90 का पूछ लेगा परमाणु संख्या थोरियम होता है, 89 का पूछा तो आप लोग को एक्टिनियम मारना है। और ये ट्रिक तो आप लोग को याद ही होगा कि हेलिना करे रब से फरियाद। ये याद करने का ट्रिक, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो इस तरह आप लोग को याद कर लीजिएगा, जो ट्रिक यूट्यूब में देख के। और एक क्वेश्चन और यदि आप लोग को पूछता है, आप याद कीजिए, पहला आवर्त में पूछेगा धातु है कि नहीं है। तो पहला आवर्त में आप लोग को धातु नहीं मिलेगा, कहीं हो कि हाइड्रोजन और हीलियम दोनों गैस हैं, ये दोनों अधातु हैं, इसी कारण धातु नहीं है, अधातु ही है। और इस तरह भी क्वेश्चन पूछ लेगा, देख रहे होंगे, परमाणु संख्या पूछे 57 वाला, 57 वाला तत्व किस ब्लॉक में आता है, तो ये डी ब्लॉक में आता है, आप लोग को याद रखना। पिछले आवर्त सारणी में किस में उपधातु शामिल नहीं है, तो आवर्त 1 और 7 दोनों में क्या है, उपधातु शामिल नहीं है। पहला में भी नहीं है उपधातु, और ये लास्ट में भी उपधातु नहीं। तो इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग याद रखिएगा। चौथा और 5वें आवर्त में कितने उपधातु हैं, पूछ लेगा। चौथा और 5वें आवर्त में कितने उपधातु हैं, तो आप लोग याद रखना है, दो करके हैं उपधातु, जिसे आप लोग याद रखना है। उसके बाद चलते हैं, कितना बचा हुआ है, बहुत सारा बचा हुआ है दोस्तों। तो फटाफट देखिए, बहुत ज़्यादा टाइम भी हो गया है। जिससे कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूह बारीक कोश में सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दर्शाता है। इस समूह में ऊपर से नीचे की ओर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊपर से नीचे की ओर, जैसे समूह में, ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर कोषों की संख्या बढ़ती है। आप लोग को जैसे याद रखना है, 2 8 8, तो ये क्या हुआ, कोष बढ़ रहा है, तो इसी कारण बोलता है कोषों की संख्या बढ़ती है।
बढ़ती जाती है। हाइड्रोजन की स्थिति में अनिश्चित रहती है क्योंकि इस आवर्त में समूह एक में या समूह 17 के किसी भी रखा जा सकता है। पूछेगा किसको समूह एक या समूह 17 में रखा जा सकता है, तो हाइड्रोजन को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा भी गया था। पहले आवर्त को समूह एक या समूह 17 किसी भी रखा जा सकता है, किसको? हाइड्रोजन को। यदि आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु संख्या में इकाई की वृद्धि होती है, तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या में भी इकाई की वृद्धि होती है। तो ये आप लोग खान सर का एक वीडियो देख लीजिएगा। यदि आप लोग को समझ नहीं आता है कि किस में वृद्धि होता है, क्या नहीं होता है, वो अच्छा से बताया है दोस्तों, आप लोग उसका देख लीजिएगा। मैं भी समझा दूँ, लेकिन ये टाइम नहीं ज़्यादा होने के टाइम कम होने के कारण आप लोगों ने समझा पाऊँगा, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो गया, 12 लगभग रात बजने वाला है। तो ये अच्छे से आप देखिए, जैसे कि क्या बोला, आवर्त में बाईं से दाईं ओर, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, तो क्या बोल रहा है? दाईं ओर जाने परमाणु संख्या में इकाई वृद्धि होती है, तो वृद्धि हो रहा है ना, हाइड्रोजन का एक, हीलियम का दो। तो इसी तरह आप लोग को वृद्धि होता है, सोडियम मैग्नीशियम, सोडियम का मैग्नीशियम, तो वृद्धि हो रहा है। तो इससे यही बताया गया। ये समझना आसान है रहता है दोस्तों, एक बार आप लोगों को यदि समझ जाइएगा तो उसके बाद क्या बोला गया? कोषों की समान संख्या वाले भिन्न तत्वों के परमाणु आपस में स्थित है, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। ये पूरा आवर्त तत्व के तीसरे आवर्त में स्थित है, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन KLM में कोषों में स्थित है, कोषों में स्थित है। और ये देख रहे होंगे कि ये निर्भर करता है, जैसे आप लोग को भी यदि कभी भी पूछ लेता है कि आप लोग के आधार पर इन आवर्त में तत्वों की संख्या बता सकते हैं, आगे की कक्षा में आप इस पर विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या में पूछ लेगा, किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या के लिए फॉर्मूला क्या होता है? तो 2n² होता है, 2n², जो कि आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे देख रहे होंगे 2n² पर निर्भर करता है, जहाँ n नाभिक से निहित कोष की संख्या को दर्शाता है। क्या? कोष की संख्या को दर्शाता है। जैसे K कोष, L कोष, तो K में आप लोग को 1 लेना है, तो 2 1 के स्क्वायर, तो 2। प्रथम आवर्त में कितने तत्व हैं? 2 तत्व हैं। ये याद करने का ट्रिक है। जैसे KLMNOP इस तरह करके लेता है। L कोष में जैसे K 1 हो गया, L 2 हो गया, तो 2n², 2 दूनी 4, दूनी 8, तो 8 हो गया। दूसरे आवर्त में कितने तत्व हैं? 8 तत्व हैं। ये याद रखना है। 2 8 8 18 18 32 32, तो आप लोग को ये याद ही रखना है। और तीसरे, चौथे, पाँचवें यही फार्मूला पर आप लोग को बैठ जाएगा। 8 8 18 18 32 32 होती है। तो यही फार्मूला 2n² पर ही बैठता है। जल्दी आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, लंबा वीडियो भी हो गया। जैसे कि ये आप लोग देख रहे होंगे, ये पूरा मैं क्वेश्चन लिखा हूँ, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा पूरा अच्छे से, ताकि आप लोग को समझ आए। जैसे कि परमाणु संख्या, वही जो मैं बता रहा था, लिथियम, सोडियम परमाणु संख्या, सीरियम, ये सब आप लोग को याद रखना है, नहीं तो आप लोग को गलती कीजिएगा। लिथियम का परमाणु संख्या पूछ लेता है तो 57 होता है। एक्टिनियम का परमाणु संख्या पूछ लेता है, 89 होता है। इस तरह की याद आप रखना ही रखना है। उसके बाद नेक्स्ट में चलता है आधुनिक आवर्तनी की प्रवृत्ति। जैसे संयुक्ता क्या होता है? परमाणु के सबसे बारीक कोष में उपस्थित जो भी उपस्थित इलेक्ट्रॉन या संयुक्ता होता है, उस इलेक्ट्रॉन की संख्या से निर्धारित होती है। संयुक्ता किससे निर्धारित होती है? इलेक्ट्रॉन की संख्या से, जैसे भी बारीक कक्षा में जो भी रहता है। तो उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, जैसे परमाणु साइज। परमाणु त्रिज्या के पता चलता है। परमाणु साइज से क्या होता है? परमाणु त्रिज्या के, जैसे आप लोग को पूछ लेगा कि साइज को दर्शाते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या कितना होता है? कभी 37 PM होता है, कहीं भी ज़्यादा नहीं मिलेगा तो आप लोग पिकोमीटर, PM से पिकोमीटर होता है। 1 पिकोमीटर में कितना होता है? 10⁻12 मीटर होता है। तो ये चीज़ आप लोग को याद रखना, नहीं तो गलती हो सकता है और क्वेश्चन भी आ सकता है। जैसे पूछ रहा है कि आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाना है। आवर्त में जैसे इधर से इधर जाइएगा, दाईं ओर जाने परमाणु त्रिज्या घटती है, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे, जैसे इधर से गए हैं, थोड़ा इधर एकदम छोटा छोटा होते जाता है, ताकि ये परमाणु ये इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होता है, तो इसको क्या करना पड़ता है? छोटा करना पड़ता है, नाभिक को छोटा। ज़्यादा बड़ा होगा तो फिर भाग जाएगा, तो इसी कारण इसका क्या होता है? परमाणु त्रिज्या छोटी होती है। यदि आवर्त में नीचे आइएगा तो इसका बड़ा होगा, क्योंकि 2 8 8 18 18 कीजिएगा तो ये थोड़ा तो बड़ा ही होता जाएगा ना आवर्त में, तो इसी कारण ये क्या होता है? त्रिज्या घटती है। आप लोग को याद रखना है। फिर भी आप लोग को समझना है तो खान सर का एक वीडियो इस पर देख लीजिएगा, ये पीरियोडिक टेबल का बहुत अच्छे से समझाया गया, उसमें आप लोग को याद हो जाएगा। घटते नाभिक में आवेश के बढ़ने से इलेक्ट्रॉनों की नाभिक की ओर खींचता है, जिससे परमाणु का साइज घटता है।
क्यों घटता है? तो नाभिक में आवेश के बढ़ने से क्या होता है, चार्ज को बढ़ने से इलेक्ट्रॉन में नाभिक की ओर खींचता है, जो कि अंदर का नाभिक होता है वो खींचता है, खींचते 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 एकदम छोटा करता है, जिससे परमाणु की साइज घटता जाता है। तो अब ये आप लोग को कन्फ्यूज डर पर घटाने के लिए एंजाइटी आप लोग को दिखा रहे हैं कि एंजाइटी कैसा रहता है। तो आप लोग इसको पूरा याद रखना है एक एक लाइन। जिससे समूह में ऊपर नीचे जाने पर परमाणु की साइज बढ़ता है। समूह में क्या होता है, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, परमाणु संख्या बढ़ता है। इसी तरह इसलिए कि नया कोष जुड़ जाता है, क्या होता है, नया कोष जुड़ते जाता है। इसके नाभिक तथा इसके बाहरी कोष के बीच की दूरी भी बढ़ जाती है। इसी कारण नाभिक का आवेश में बढ़ जाने के बाद परमाणु की साइज भी बढ़ जाता है। जैसे पूछा गया था कि सोडियम मैग्नीशियम जैसे धातु सारणी के बाईं ओर, सल्फर एवं क्लोरीन को जैसे धातु के दाईं ओर स्थित है। सिलिकॉन स्थित है, जिसे अर्ध धातु या उपधातु कहते हैं। सिलिकॉन को आप लोग बताए थे तो याद रखिएगा आप लोग को, नहीं तो गलती हो जाएगा। 7 उपधातु होते हैं। जैसे आधुनिक भाषा में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा धातु को आप बताए थे, क्वेश्चन यहाँ देखिए आगे आ ही गया। धातुओं को अधातुओं से अलग करता है, याद रखना है। ब्रोंज, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम एवं पोलोनियम, ये क्या, ये सब उपधातु हैं। 2 4 6 1 7 7 उपधातु हैं, याद रखना आप लोग। बहुत कुछ 6 मारता है, लेकिन एनसीईआरटी 7 दिया था, आप लोग को 7 ही मारना है। 2 2 4 2 6 1 7, तो आप लोग को 7 ही मारना है। इसलिए इन्हें अर्धधातु या उपधातु, दोनों एक ही नाम हुआ, अर्धधातु या उपधातु। इसको समूह धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, अर्थात यह विद्युत धनात्मक होते हैं। आवर्त सारणी संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन पर किया गया जाने पर परमाणु नाभिकीय आवेश बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घट जाती है। समूह में नीचे की ओर संयोजकता इलेक्ट्रॉन पर क्रिया करने पर परमाणु का आवेश क्या होता है, घटता जाता है। चलिए खत्म हो गया जल्दी जल्दी दोस्तों। इस धात्विक अभिलक्षण आवर्त में घटता जाता है, समूह के नीचे जाने पर बढ़ता है। दूसरी ओर धातु में विद्युत ऋणात्मक होती है, इनमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके आबंध में बनाने की प्रवृत्ति होती है। तो उसके बाद क्या होता है, विद्युत ऋणात्मकता की प्रवृत्ति के अनुसार और धातुएं आवर्त सारणी के दाहिनी ऊपर की ओर स्थित होती है। क्या विद्युत ऋणात्मक प्रवृत्ति के अनुसार और धातु कहाँ होता है, आवर्त सारणी के दाहिनी ओर ऊपर की ओर। और उसके कब क्या होता है कि ऑक्साइड की प्रकृति भी पता चलता है, क्योंकि धातुओं के ऑक्साइड क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद रखना है। धातुओं की ऑक्साइड बोलेगा तो क्षारीय, और धातुओं को ऑक्साइड बोलेगा तो अम्लीय। अ से अधातु, अ से अम्लीय, अ से अधातु, अ से अम्लीय, याद रखना है, ट्रिक से नहीं तो कन्फ्यूज होता है। धातु का क्या होता है, ऑक्साइड क्षारीय होता है, और धातु का क्या होता है, अम्लीय होता है। चलिए दोस्तों, आज का लगता है चैप्टर ख़त्म हुआ। आप लोग ये क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा, मैं दिखा देता हूँ। वीडियो भी लंबा हो गया है, क्वेश्चन आंसर आप वीडियो रोक के सब कुछ कर लीजिएगा। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइए। थोड़ा बोर लगा होगा, मैं जानता हूँ दोस्तों, क्योंकि ये एनसीईआरटी उस तरह का टॉपिक ही है, किताब भी यही रहता है। थोड़ा तो बोर लगा होगा, तो जो भी आप लोग मुझसे भी गलती जहाँ भी हुआ होगा उसे क्षमा कर दीजिएगा अपने भाई समझ के, ताकि आप लोग को भी और नेक्स्ट कोई चैप्टर का वीडियो चाहिए तो आप लोग को ज़रूर बताइएगा। ये इस तरह का मैं जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक पॉइंट था मैं वही उसी को बताया हूँ, तो आप लोग भी इसको पूरा देख लीजिएगा। और आप लोग जो भी स्टूडेंट नहीं देखे होंगे, जो कि रिएक्शन का चैप्टर था, पार्ट 1 पार्ट 2 बना दिया गया है, साइंस के लिए ऊपर बना दिया है वीडियो। उसके बाद मैथ रीजनिंग कैसे पढ़ना है, करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है, ऑनलाइन टीचर कौन कौन चूज करना है, सब वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।